इससे पहले हम इन्वेस्टमेंट की अमेजिंग स्ट्रैटेजीज को सीखें। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है कि 1. हमें कम से कम अपनी सैलरी का 20% सेव करना है, जिसे हम आरडी या एफडी में गवर्नमेंट बैंक्स में सेव करते हैं, ताकि हमें बुरे वक्त में किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। नेक्स्ट, अगर हम एक नॉर्मल लाइफ से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें पैसों से काम करवाना पड़ेगा, यानी पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब चाहे वो रियल एस्टेट हो, एक प्रॉपर बिजनेस हो या शेयर मार्केट हो। शेयर मार्केट में स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ही कम पैसों की जरूरत है और इसीलिए इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे। शेयर मार्केट इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि अगर हमें ये स्किल आ जाती है तो हम किसी और के बिजनेस के टुकड़े को खरीद सकते हैं, उनके शेयर्स लेके। और एक बार जब हम शेयर्स खरीद लेते हैं उसके बाद उस बिजनेस में वो बिजनेसमैन काम करेगा। जस्ट इमेजिन, हम एक बार शेयर्स खरीदते हैं और उसके बाद वो हमारी पैसिव इनकम बन जाती है। अब ऑब्वियसली हर किसी के पास ये स्किल नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी स्किल से कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने नहीं आती उसे इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। और ये एकदम सही है और इसीलिए इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना सीखेंगे, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें तब समझ आएगी जब हम कंपनी के प्रोसेस को समझते हैं। तो आइए हम पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है बॉन्ड्स आर सेफर देन स्टॉक्स। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपके लिए कंपनी खोलते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे कंपनी ए, जिसको आपने 7 लाख शेयर्स में तोड़ा है और हर शेयर की कीमत ₹1 रखी है। ये कंपनी आपने इसीलिए खोली है ताकि आप टी शर्ट्स बेच सकें। अब आप जब इस बिजनेस की कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अब क्योंकि आप समझदार हैं इसलिए आप सोचते हैं कि इस बिजनेस में सारे पैसे मैं खुद के क्यों इन्वेस्ट करूं। आप कंपनी ए में सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 5 लाख शेयर्स के ओनर बन जाते हैं। लेकिन बाकी के 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? आप अपने 2 दोस्तों से बात करते हैं और वो दोनों दोस्त आपको पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। आपका पहला फ्रेंड राम आपको 3 लाख रुपए देता है, जिसके बदले उसे आपकी कंपनी से 3 लाख का बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए। अब आप बोलेंगे, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या है? बॉन्ड बेसिकली एक सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपने दोस्त को 3 लाख रुपए वापस करेंगे विद इंटरेस्ट, जस्ट एक लोन की तरह जो आपने बैंक के बजाय अपने दोस्त से लिया है। और इसके बाद आपका दूसरा दोस्त श्याम भी आपको 2 लाख रुपए देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इस 2 लाख रुपए के बदले उसे आपकी कंपनी में 2 लाख शेयर्स चाहिए ₹1 के हिसाब से, यानी आप उसे अपनी कंपनी में 2 लाख की इक्विटी देंगे। तो अब हम आपकी कंपनी ए की बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन रिच डैड और पुअर डैड की बुक से थोड़ी डिफरेंट है। एसेट्स वो चीजें हैं जो कंपनी ओन करती है, जैसे कि कोई कैश, प्रॉपर्टी, कोई मैकेनिकल टूल जो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, एक्सेट्रा। जबकि लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो कंपनी को किसी को देनी है, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन या बॉन्ड्स की फॉर्म में लिया हुआ लोन, या फिर इक्विटी से कलेक्ट हुआ पैसा जो कि शेयर होल्डर्स को वापस देना है। तो आपकी कंपनी ए की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें लेफ्ट साइड में आएगा एसेट्स और राइट साइड में आएगा लायबिलिटी। आपके पास एसेट्स हैं सिर्फ 10 लाख रुपए की टी शर्ट्स के, क्योंकि आपने अपना सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट कर दिया। जो 5 लाख रुपए आपने खुद इन्वेस्ट करे थे, 3 लाख रुपए जो आपके फ्रेंड राम ने दिए थे और 2 लाख रुपए जो आपके फ्रेंड श्याम ने दिए थे। अब राइट साइड की लायबिलिटी में इसमें है 3 लाख रुपए के बॉन्ड्स जो आपको आपके फ्रेंड राम ने दिए थे। सेकंड लायबिलिटी है 2 लाख इक्विटी की, जिसमें 2 लाख शेयर्स हैं जो कि श्याम के हैं। और थर्ड लायबिलिटी जो कंपनी के ऊपर है वो है आपकी, जो कि है 5 लाख शेयर की, क्योंकि 5 लाख आपने भी कंपनी को दिए हैं। अब आपको लगेगा कि ये लायबिलिटी में मेरे शेयर्स की इक्विटी कैसे आ गई? मैं तो कंपनी का ओनर हूं। लेकिन लीगली लॉ की नजरों में कंपनी और आप अलग अलग हैं और कंपनी के ऊपर आपको पैसे देने की लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने आपको 5 लाख रुपए देने हैं। 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं और 10 लाख की लायबिलिटी है। अब सवाल आता है कि अगर आपका ये बिजनेस चला ही नहीं और वो फेल हो जाता है तो? अब क्योंकि आपके पास 10 लाख की टी शर्ट्स हैं तो आप मार्केट में जाते हैं उसे बेचने के लिए, लेकिन दुकानदार आपको सिर्फ 3 लाख रुपए देता है, क्योंकि उसकी नजरों में आपके 10 लाख की टी शर्ट्स की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए है। आई एम सॉरी फॉर द लॉस। अब आपके लॉस के लिए सॉरी, बट मेन पॉइंट ये है कि ये जो 3 लाख रुपए आपके 10 लाख की टी शर्ट को बेच के मिले हैं वो किसको जाएंगे? आपको, आपके फ्रेंड राम को जिसने आपको 3 लाख रुपए दिए थे बॉन्ड्स के लिए, या आपके फ्रेंड श्याम को जिसने आपको 2 लाख रुपए दिए थे स्टॉक्स के लिए। अब आप सोचेंगे कंपनी तो मेरी है, कम से कम ये 3 लाख रुपए मैं तो रखूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 3 लाख रुपए आपके फ्रेंड राम को जाएंगे।
जिसके पास कंपनी के बॉन्ड्स हैं, यानी जब भी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उसके एसेट्स को बेच के सबसे पहले बॉन्ड्स ओनर को पैसा दिया जाता है, यानी बॉन्ड्स आर सेफर देन स्टॉक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। अब हम मान के चलेंगे कि आप एक बिजनेस ओनर नहीं हो बल्कि एक इन्वेस्टर हो, यानी कंपनी ए आपकी कंपनी नहीं है, लेकिन मार्केट में ये नई नई कंपनी आई है जिसके पास 10 लाख के एसेट्स हैं। वहीं पर एक और कंपनी आपको दिखती है, कंपनी बी, जिसके पास सिर्फ 8 लाख के एसेट्स हैं, और आपको एज एन इन्वेस्टर इन दोनों कंपनी में से एक में इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने पैसे किस में इन्वेस्ट करोगे, कंपनी ए में या कंपनी बी में? हम में से कई लोग सोचेंगे कि कंपनी ए में 10 लाख के एसेट्स हैं, लेकिन कंपनी बी में कम एसेट्स हैं, तो कंपनी ए एक ज्यादा राइट चॉइस है। लेकिन इस केस में ये गलत है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर हम कंपनी बी की बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो इसमें जो 8 लाख के एसेट्स हैं वो गोल्ड है, यानी सोना है, जिसका मतलब है कि कंपनी बी के पास जो एसेट्स हैं उनकी लिक्विडिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंपनी ए। यानी अगर कल को कंपनी बी बैंकरप्ट होती है तो इसके एसेट्स बहुत जल्दी बिक जाएंगे। और अगर आपने इस कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे और रिटर्न काफी सेफ है। यानी ऐसी कंपनीज को प्रेफर करें जिसके एसेट्स की लिक्विडिटी ज्यादा हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि बाय स्टॉक्स इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको 30 लाख रुपए में कोई घर मिल रहा है तो आप उसे उसी वक्त खरीद लो, अगर आपको पता है कि उस घर के अंदर एक सेफ है और उस सेफ के अंदर 30 लाख रुपए हैं और वो सेफ आपको घर के साथ जरूर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर कंपनीज के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है, तो इसे हम एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए एक और कंपनी है, कंपनी सी, जिसमें 10 लाख के गोल्ड एसेट्स हैं और इस कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया, ना ही बैंक से ना ही बॉन्ड्स की फॉर्म में पब्लिक से, और इसके सारे 10 लाख रुपए 10 लाख शेयर्स 1 रुपए के हिसाब से बिक चुके हैं। अब अगर हम इस कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें, यानी जो अकाउंटेंट्स ने बैलेंस शीट में लिखी है, वो 10 लाख रुपए, जो कि इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, यानी इस पूरे बिजनेस की कीमत कम से कम 10 लाख रुपए है। आई होप आप सब मुझसे इस बात में अग्री करेंगे, क्योंकि ये एसेट्स गोल्ड हैं, तो हमें इस कंपनी की वैल्यू को इवैल्यूएट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब इस कंपनी की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहेगी। कभी आप न्यूज चैनल में देखेंगे कि कंपनी का एक शेयर 2 रुपए का बिक रहा है, कभी 2.5 रुपए का बिक रहा है, और इन दोनों केस में हमें इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि अगर शेयर 2 रुपए का है तो इस कंपनी की उस समय मार्केट वैल्यू 2 रुपए इंटू 10 लाख शेयर यानी 20 लाख रुपए है। और अगर मार्केट में एक शेयर 3 रुपए का बिक रहा है तो इस कंपनी की वैल्यू 3 रुपए इंटू 10 लाख शेयर इक्वल टू 30 लाख रुपए है। लेकिन जिस वक्त मार्केट में एक शेयर 90 पैसे का मिल रहा होगा, यानी 1 रुपए से कम का मिल रहा होगा, तो उस समय इस पूरी कंपनी की कीमत 90 पैसे इंटू 10 लाख शेयर यानी 9 लाख हो जाएगी। यानी इस समय हमें मार्केट ये कंपनी इसकी असली वैल्यू से सस्ते में मिल रही है और इस समय हमें ये कंपनी खरीद लेनी चाहिए। अब हो सकता है कि हमारे पास 9 लाख रुपए ना हो इस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए, लेकिन अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग हम इसके मैक्सिमम शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल सेफ है। इसे वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं, यानी कंपनी को हमेशा उसकी रियल वैल्यू से सस्ते में खरीदो और अपने प्रिंसिपल को रिस्क में मत डालो, क्योंकि अगर एक बार प्रिंसिपल चला गया तो कंपाउंडिंग का जादू कभी काम नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे सर ये एग्जांपल्स तो आप खुद बना के बोल रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में थोड़ी ना मिलती है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर वक्त मार्केट में मिलती रहती हैं, लेकिन हमें हर वक्त कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते रहना पड़ेगा और उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2001 में एनर्जी कंपनी के स्टॉक सस्ते हो गए थे, सबको लगा मार्केट में डिप्रेशन है। उस समय एक ड्रिलिंग कंपनी थी जिसका नाम था पैटरसन यूटीआई एनर्जी, जिसका शेयर का प्राइस उसकी टोटल इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा था। इस समय इस कंपनी के पास 350 इक्विपमेंट्स थे जिसकी मार्केट वैल्यू $2.8 बिलियन थी, जबकि शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आपको इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने पड़े तो वो $1 बिलियन के हिसाब से मिल रहे थे, यानी इसकी मार्केट वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से कम थी। अगर ये कंपनी पूरे तरीके से फेल भी हो जाती तो भी इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डूबता, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग की नॉलेज थी उन लोगों ने इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। अब हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद ऑयल प्राइस बढ़ने लग गए और इस कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ गए, तो इन्वेस्टर्स को डबल फायदा हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि बी अवेयर ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अब दोबारा से हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन था एक गोल्ड की कंपनी बी में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके पास 8 लाख के एसेट्स थे, वो भी गोल्ड में। लेकिन आपके पास एक और कंपनी है, कंपनी डी, ये भी गोल्ड की कंपनी है और इसमें एसेट्स हैं 12 लाख रुपए के। ये दोनों कंपनी में 8 लाख के शेयर्स हैं जो कि 1 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं।
तो अब सवाल ये है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, कंपनी बी या कंपनी डी। अगर आप इन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं देखते तो आपको लगेगा यार कंपनी डी ज्यादा ठीक है, क्योंकि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कम है और वैसे भी दोनों कंपनीज गोल्ड की हैं, यानी एसेट्स की लिक्विडिटी बराबर है। लेकिन ये इस केस में गलत होता, क्योंकि जब आप इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो आपको उसमें दिखता है कि इस कंपनी में यानी कंपनी डी के पास एसेट्स में गोल्ड सिर्फ 4 लाख रुपए का है और बाकी 8 लाख रुपए के इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब आपको समझ नहीं आता कि ये इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, इसलिए आप कंपनी डी में कॉल करते हो तो वो आपको बताते हैं कि कंपनी डी ने जो रिसेंटली अमिताभ बच्चन के साथ ऐड की थी इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें 8 लाख रुपए लग गए थे और यही कंपनी का एसेट है जो कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स के कॉलम में लिखा है। अगर आप कंपनी डी को एनालाइज करो तो आपको भी पता है कि ये ऐड की वीडियो कोई रियल एसेट नहीं है और बैंक्रप्सी के केस में इसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए कंपनी डी की वैल्यू सिर्फ 4 लाख रुपए है, यानी एक शेयर की वैल्यू 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 8 लाख रुपए 50 पैसे है। मार्केट में ये चाहे जितने का भी बिक रहा हो और जिस दिन इसके हर एक शेयर की कीमत 50 पैसे से कम हो जाएगी हम इस कंपनी के शेयर्स उसी वक्त खरीदेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा था कि हमें कंपनी के शेयर्स तभी खरीदने चाहिए जब हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना जानते हो, वरना म्यूचुअल फंड्स या बाकी चीजों में ही इन्वेस्ट करें। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस वीडियो में हमने बैलेंस शीट के बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स को टच किया है। ये 4 कॉन्सेप्ट्स थे। 1, बॉन्ड्स आर सेफर देन द शेयर्स, यानी बैंक्रप्सी के केस में पहले पैसे बॉन्ड्स होल्डर को मिलेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि कंपनी के एसेट्स में ये देख लें कि उनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी बैंक्रप्सी के केस में ये ना हो कि कंपनी के एसेट्स कोई खरीदे ही ना। थर्ड हमने देखा था कि शेयर्स हमें तभी खरीदने चाहिए जब मार्केट में शेयर्स का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, जिसे वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा था इंटेंजिबल एसेट्स का, यानी कई बार कंपनी अपनी ज्यादा वैल्यू दिखाने के लिए इंटेंजिबल एसेट्स को एसेट कॉलम में दिखा देती है, इसलिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना जरूरी है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना कैसे सीखें, इसमें और अच्छे कैसे हों। तो इन माई जेन्युइन ओपिनियन ये आपको कोई यूट्यूब वीडियो नहीं सिखा सकती। इसके लिए आपको मैं 4 बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। पहली बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेंजामिन ग्राहम। सेकंड बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। थर्ड है द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट बाय लॉरेंस कनिंघम और फोर्थ है द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बेंजामिन ग्राहम। तो अगर आपको बिल्कुल भी अकाउंटिंग नहीं आती तो पहले द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बेंजामिन ग्राहम से स्टार्ट करें, जिसके बाद ही आपको सिक्योरिटी एनालिसिस बुक समझ आएगी। आपने देखा होगा कि इन 4 में से 3 बुक्स बेंजामिन ग्राहम ने लिखी हैं, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे। अब अफसोस की बात यह है कि वॉरेन बफेट ने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन वो हमेशा अपनी वेबसाइट में एसेज और लेटर्स लिखते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जिसे कंपाइल किया गया है द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट में। दोस्तों अगर आप सीरियस हैं इन्वेस्टिंग में तो आपको ये बुक्स जरूर खरीदनी चाहिए। ये एक डिक्शनरी की तरह है जिसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। तो इन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि हम किस प्लेटफॉर्म को यूज करें शेयर्स खरीदने के लिए। इसमें तो बहुत पेपर वर्क रिक्वायर्ड होगा, या कोई ऐसा तरीका है जिसमें पेपर वर्क बहुत कम हो। तो जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं उसमें सिर्फ पैन कार्ड ही रिक्वायर्ड है और हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगले 15 मिनट में एंटर कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम शायद आपने ऑलरेडी सुना होगा, जो कि है अपस्टॉक्स। अब सवाल आता है कि अपस्टॉक्स है क्या और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, इसमें हमारा फ्री डीमैट अकाउंट बन जाएगा जिससे हम कम से कम 600 रुपए बचा सकते हैं। सेकंड, इसमें 28,000 रुपए के और भी बेनिफिट्स हैं जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोर्थ, ही ऐप के प्ले स्टोर में 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और रिव्यूज भी अच्छे हैं, यानी लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। और फाइनली इसमें हम म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं। तो अपस्टॉक का लिंक और उसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि अपस्टॉक्स कहीं फ्रॉड तो नहीं है, हम अपने पैसे इन्हें क्यों दें। तो पैसे इनके पास नहीं जाते हैं, अपस्टॉक वाले सिर्फ एक ब्रोकर हैं, क्योंकि बिना ब्रोकर के हम शेयर्स नहीं खरीद सकते और हम अपने शेयर्स अपने अकाउंट में देख सकते हैं कि एक्चुअल में हमें उस कंपनी के शेयर्स मिले भी हैं या नहीं। और अपस्टॉक्स सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है। दोस्तों अगर आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी पढ़ना चाहते हैं या फिर 100 से ज्यादा बिजनेस या बाकी इन्वेस्टिंग की बाकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप ट्रैवलिंग के टाइम में या अपने फ्री टाइम में हिंदी में बुक समरी सुन सकते हैं। तो अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।